नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिएगा, अपना ये टॉपिक चल रहा था अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। किस तरह से हमारी ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर अंतःस्रावी तंत्र है वो काम करता है, कौन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होने वाले कौन कौन से जो हार्मोन है वो किस तरह से हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने इससे पहले दो ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। आज जो हमारी तीसरी ग्रंथि है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तीसरी जो ग्रंथि होती है उस ग्रंथि को कहा जाता है पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? पीनियल ग्रंथि। ठीक है, सबसे खास बात इस पीनियल ग्रंथि की क्या होती है कि ये पीनियल ग्रंथि भी कहाँ पर पाई जाती है? ये पीनियल ग्रंथि भी मस्तिष्क के आधार पर पाई जाती है। ठीक है, यानी हमारे ऊपर खोपड़ी के ऊपर वाले हिस्से के अंदर ही ये ग्रंथि क्या होती है? मौजूद होती है। दूसरी इस ग्रंथि की खास बात यह है कि ये ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। क्या होती है? पूछ लिया जाए कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? ये पीनियल ग्रंथि होती है। ठीक है, तो यह सबसे छोटी ग्रंथि मानव मस्तिष्क के आधार पर पाई जाती है। ठीक है, इसे मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका एक दूसरा नाम भी होता है। कई बार कुछ किताबों में इसे क्या लिखा जाता है कि इसे मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है। मस्तिष्क की रेत इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ब्राउनिश कलर की पाई जाती है और लगभग जो बॉडी के अंदर जो छोटे मोटे जितने भी जो बड़े बड़े छोटे या बड़े काम होते हैं वो सारे काम पीनियल ग्रंथि के द्वारा ही किए जाते हैं। उन सब के बारे में हम 1 to 1 आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो सबसे बड़ी बात आती है वो बात कौन सी आती है कि इसे मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है और इसका एक दूसरा नाम भी होता है। दूसरा क्या नाम होता है कि इसे मस्तिष्क की तीसरी आंख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क की तीसरी आंख भी इस ग्रंथि को पुकारा जाता है। अब यहाँ पर ये क्या रीज़न है कि मस्तिष्क की तीसरी आंख इस ग्रंथि को क्यों कहा जाता है? इसके पीछे रीज़न क्या है? ठीक है, अब इसके पीछे जो रीज़न है वो रीज़न ये है क्योंकि इस ग्रंथि को एक नाम और से पुकारा जाता है और वो नाम होता है जैविक घड़ी। क्या होता है? जैविक घड़ी, या हम इसे कह सकते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। क्या कहते हैं हम इसे? बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से इसे पुकारा जाता है। ठीक है, तो सवाल उठता है कि तीसरी आंख और जैविक घड़ी, इस घड़ी को क्यों कहा जाता है? इसके पीछे रीज़न क्या है? ठीक है, तो देखिएगा, इस ग्रंथि के द्वारा एक हार्मोन का सेक्रेशन होता है। किस चीज़ का? एक हार्मोन का सेक्रेशन होता है और उस हार्मोन का नाम क्या होता है? मिलेटोनिन। क्या नाम होता है? मिलेटोनिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? मिलेटोनिन। और ये जो मिलेटोनिन हार्मोन होता है ये क्या चीज़ करता है? ये दैनिक लय को नियंत्रण करता है। किस चीज़ को? दैनिक लय को नियंत्रण करता है। ठीक है, अब फिर से सवाल उठता है कि ये दैनिक लय की है। हमारे पास कई सारे सवाल, जैसे तीसरी आंख क्यों कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों कहा जाता है, या दैनिक लय किसे कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इन सब चीज़ों के बारे में हम समझते हैं। सॉरी, इन सब चीज़ों के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है दैनिक लय। कौन सा शब्द आ रहा है? दैनिक लय। अब दैनिक लय का मतलब यहाँ पर क्या होता है? ठीक है, दैनिक लय को कहा जाता है सर्केडियम रिदम। क्या कहा जाता है? सर्केडियम रिदम इसे पुकारा जाता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि ये दैनिक लय या दैविक घड़ी है वो हमारे शरीर के अंदर काम कैसे करती है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें होती है, जैसे मैं बात करूं सबसे पहले ब्लड प्रेशर की। किस चीज़ की बात करता हूं? ब्लड प्रेशर की बात करता हूं। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं बॉडी टेम्परेचर की। किस चीज़ की? बॉडी टेम्परेचर की बात करता हूँ। या फिर मैं इसके बाद में हार्ट रेट की बात करता हूँ। किस चीज़ की? हार्ट रेट की। या फिर मैं इसके बाद में मेटाबॉलिक प्रोसेस की बात करता हूँ। ये सारी जो चीज़ें होती है ये सारी चीज़ें दिन के समय और रात के समय इनमें चेंजेज होता है। ठीक है, चेंजेज होने का मतलब क्या है कि दिन के समय ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम और रात के समय ब्लड प्रेशर को कम करने का काम किसकी बदौलत किया जाता है? इन हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अगर मैं बॉडी टेम्परेचर की, तो बॉडी टेम्परेचर दिन के अंदर ज़्यादा होता है, रात के अंदर बॉडी टेम्परेचर इंसान का क्या होता है? कम होता है। हार्ट रेट की बात करूं मैं, हृदय धड़कन की अगर बात करूं तो हृदय धड़कन दिन के समय तेज होती है, जबकि रात के समय हृदय धड़कन क्या होती है? धीरे होती है। ठीक है, वहीं अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस की बात करूँ, उपापचय दर की अगर बात करता हूँ तो उपापचय दर दिन के समय ज़्यादा होती है और रात के समय क्या होती है? कम होती है। कहने का मतलब
कि बायोलॉजिकल या जैविक घड़ी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि इंसान के शरीर में पाया जाने वाला ये जो हार्मोन है ये ऑटोमेटिक पता लगा लेता है कि अब रात हो चुकी है और अब दिन हो चुका है, रात के समय किन किन चीज़ों को कम करना है और दिन के समय किन किन चीज़ों को बढ़ाना है। तो ये सारे काम है वो किसकी बदौलत किए जाते हैं, इस जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से किए जाते हैं, ठीक है। और इसके लिए मेन जो हार्मोन जिम्मेदार होता है वो कौन सा होता है, मेलेटोनिन हार्मोन होता है। कौन सा होता है, मेलेटोनिन हार्मोन। अगर मेलेटोनिन हार्मोन की बात करूं, अगर एक बाई चांस इसकी कमी हो जाती है या फिर इसका जो श्रवण होता है वो बिगड़ जाता है तो उसकी वजह से इंसान को नींद आने में दिक्कत आती है। किस चीज़ में, नींद आने में दिक्कत क्रिएट होती है, ठीक है। नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है तो इस टाइप की बीमारी को इंसोम्निया या अनिद्रा की बीमारी कहा जाता है। ये मेलेटोनिन हार्मोन की वजह से ये प्रभावित होती है, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि दैनिक लय किसे कहा जाता है। दैनिक लय का मतलब सर्केडियम रिदम भी इसे कहा जाता है, ठीक है। दैनिक लय का मतलब ये होता है कि दिन के समय चीज़ों को बढ़ा देना और रात के समय चीज़ों को घटा देना, यही क्या कहलाता है, दैनिक लय कहलाता है, ठीक है। तो ये मेनली मुख्य काम होते हैं किस ग्रंथि के, पेनियल ग्रंथि के होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके अलावा और चीज़ों की भी बात करूं, जैसे रेस्पिरेटरी दर की बात करूं, रेस्पिरेटरी रेट यानी श्वसन दर की बात भी करूं, तो श्वसन दर दिन के समय तेज होती है और रात के समय क्या होती है, धीरे होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को बढ़ाने और घटाने का जो काम किया जाता है वो किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, पेनियल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। इसीलिए इस ग्रंथि को मानव मस्तिष्क की क्या कही जाती है, तीसरी आंख कही जाती है, क्योंकि शरीर के अंदर मेन जो मुख्य काम होते हैं, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, मेटाबॉलिज प्रोसेस या फिर हम इसे रेस्पिरेटरी रेट कह सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें बढ़ाने और घटाने का जो जिसका काम होता है वही काम कौन करता है, पेनियल ग्रंथि। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, तीसरी आँख इसे कहा जाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा मेलेटोनिन हार्मोन का स्राव बायोलॉजिकल क्लॉक से पुकारा जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि जैविक घड़ी, जैविक घड़ी का सबसे पहले जो आविष्कार या सबसे पहले हम लिख सकते हैं जिस बंदे ने इसकी खोज की थी, इस जैविक घड़ी की जो खोज की थी वो खोज की थी 2017 के अंदर। कब की थी, 2017 के अंदर इसकी खोज हुई थी, ठीक है। यानी ज़्यादा पुराना नहीं है ये, अभी हाल ही में 2017 3 या 4 साल पहले हुआ था। तो जो भी जैविक 2017 में खोज हुई थी, उस खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी उनका नाम है जेफरी हॉल। क्या नाम है, जेफरी हॉल। पहले वैज्ञानिक का नाम है जेफरी हॉल, दूसरे का नाम है माइकल यंग। क्या नाम है, माइकल यंग, माइकल यंग। तीसरे जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है माइकल रोसबेस। क्या नाम है, माइकल रोसबेस। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी, इसीलिए 2017 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। वो नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिकों को मिला था, इन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2017 के अंदर ये हुआ था। जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक की खोज की गई, किस वैज्ञानिकों की, जेफरी हॉल, माइकल यंग और माइकल रोसबेस ने की थी। इसीलिए इनको 2017 के बाद में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी किस ग्रंथि के बारे में, पेनियल ग्रंथि के बारे में। कौन सी ग्रंथि के बारे में, पेनियल ग्रंथि के बारे में। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में बढ़िया तरीके से आई होंगी, ठीक है। बढ़िया तरीके से आप इन सभी चीज़ों को समझे होंगे। सबसे छोटी ग्रंथि पूछ ली जाए तो भी कौन सी होती है, पेनियल ग्रंथि। मस्तिष्क की रेत कौन सी होती है, पेनियल ग्रंथि। तीसरी आंख कौन सी होती है, पेनियल ग्रंथि। जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक कौन सी होती है, पेनियल ग्रंथि, ठीक है। तो ये सब ग्रंथियाँ कौन सी है, पेनियल ग्रंथियाँ, पेनियल ग्रंथि के नाम हैं, ठीक है। चलिए हम इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं थाइमस ग्रंथि के बारे में। कौन सी ग्रंथि के बारे में, थाइमस। तो 4 नंबर की हमारी जो ग्रंथि आती है वो ग्रंथि कौन सी होती है, थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि। सबसे पहली बात, खास बात थाइमस ग्रंथि के बारे में कि ये ग्रंथि पाई कहाँ जाती है, ठीक है। थाइमस ग्रंथि की अगर मैं बात करता हूँ तो थाइमस ग्रंथि है वो हृदय के पास पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मानव हृदय के पास स्थित होती है। तो सबसे पहले बात इसकी कि इसकी जगह कहाँ पर होती है, तो हृदय के पास स्थित होती है। कौन सी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि होती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका काम क्या होता है, ठीक है, तो मेनली इस ग्रंथि का जो काम होता है वो काम होता है WBC का परिपक्वन करना। क्या चीज़ करना, WBC का परिपक्वन। परिपक्वन का मतलब क्या होता है यहाँ पर
WBC का परिपक्वन करने से मतलब है कि WBC का जो सही तरीके से विकास करने का काम होता है या सही तरीके से उसको ईजाद करने का जो काम होता है वो कौन करती है, थाइमस ग्रंथि करती है। अब जहाँ पर नाम आ जाता है WBC का, वाइट ब्लड कार्पल्स जहाँ पर नाम आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि ये प्रोसेस किस चीज़ का काम करेगा, प्रतिरक्षा का काम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो WBC होती है उन्हें मानव शरीर के क्या कहे जाते हैं, सैनिक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? सैनिक। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि मानव शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र या को बनाने का जो काम होता है, एंटीबॉडीज़ का जो निर्माण करने का जो काम होता है, वो मेन काम किसका रहता है, WBC का रहता है, ठीक है। RBC का ऑक्सीजन का परिवहन करना और WBC का सैनिक का, WBC को मानव शरीर के सैनिक कहे जाते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब WBC का परिपक्वन होगा तो इस ग्रंथि को हम कह सकते हैं कि ये ग्रंथि क्या करती है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करने का काम करती है। क्या करती है? एंटीबॉडीज़ का निर्माण करने का काम करती है। अगर इस ग्रंथि के अंदर दिक्कत आ जाती है थोड़ी बहुत, तो उस कंडीशन में इंसान को कौन सी चीज़ घेर लेती है, रोग है वो घेर लेते हैं। कहने का मतलब बाहर से जितनी भी जो एंटीबैक्टीरियल चीज़ें आएंगी उन सभी को किल करने का काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि WBC का निर्माण या परिपक्वन नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा तो उस कंडीशन में एंटीबॉडीज़ का निर्माण बॉडी के अंदर नहीं होगा तो आने वाले जो बैक्टीरियल पदार्थ हैं वो मानव शरीर के अंदर इफेक्ट पैदा करेंगे, जिससे मानव डिजीज़ पैदा होंगे, ठीक है। तो थाइमस ग्रंथि का मेन काम क्या होता है, WBC का परिपक्वन करना, प्रतिरक्षा तंत्र पैदा करना और एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना, ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात इस ग्रंथि में ये पूछी जाती है कि ये जो ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि बचपन में बड़ी होती है। क्या होती है? बचपन में तो बड़ी होती है और वयस्क अवस्था में ये क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। अब इस चीज़ के पीछे रीज़न क्या है कि क्यों बचपन में बड़ी होती है और बड़ी होकर के छोटी क्यों हो जाती है, इसके पीछे कारण क्या होता है, ठीक है। देखिए, आप सभी ने बच्चों को देखा ही होगा, ठीक है। छोटे बच्चे जो होते हैं, बच्चे अनजान होते हैं, नासमझ होते हैं। नासमझ का मतलब उतनी इतनी समझ नहीं होती है। जब तक समझ नहीं होती है तब तक वो बढ़िया ही होते हैं। कहा जाता है कि बचपन सबसे बढ़िया होता है क्योंकि उसमें समझ नहीं होती है। दरअसल जहाँ तक जब इंसान में समझ आने लग जाती है तो इंसान धीरे धीरे शांत होना स्टार्ट हो जाता है और फिर वो चालाक होना भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों में मासूमियत होती है, बच्चों में नासमझ होती है। उसकी बात ये दिक्कत की आती है कि बच्चों को नहीं पता होता कि उन्हें कौन सी चीज़ खानी है और कौन सी चीज़ नहीं खानी है। बच्चे अगर बिल्कुल रेत से या गंदे हाथ हों उनको, फिर भी उनको कोई चीज़ दे दी जाए तो बच्चे क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। या फिर बच्चे कोई मिट्टी खा जाते हैं या कोई भी चीज़ खा लेते हैं। बच्चों को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये चीज़ खाने लायक है या नहीं है। तो इसका मतलब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरियल चीज़ों को खा जाते हैं। तो उस कंडीशन में शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है, प्रतिरक्षा तंत्र की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और प्रतिरक्षा तंत्र की ज़रूरत पड़ेगी तो WBC का परिपक्वन क्या होना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में होने के लिए इस ग्रंथि का बड़ा होना क्या है, ज़रूरी है। क्या है? जितनी ज़्यादा बड़ी ग्रंथि होगी WBC का परिपक्वन उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। मानव शरीर के लिए सैनिक उतने ही ज़्यादा बनाए जाएंगे, एंटीबॉडीज़ का निर्माण उतना ही ज़्यादा होगा, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र उतना ही बड़ा बन सके, ठीक है। इसीलिए बचपन में ये ग्रंथि कैसी पाई जाती है, बड़ी पाई जाती है, जबकि वयस्क में ये कैसी पाई जाती है, छोटी पाई जाती है, ठीक है। चलिए हम इसके बाद में बात करते हैं 5वीं ग्रंथि के बारे में। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट जिस ग्रंथि के बारे में बात करते हैं वो हमारी 5वीं ग्रंथि कौन सी है, पैराथायरॉइड है। कौन सी ग्रंथि है, पैराथायरॉइड ग्रंथि, ठीक है। अब क्या है पैराथायरॉइड ग्रंथि या कैसे ये काम करती है, ठीक है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि ये कहाँ होती है। तो पैराथायरॉइड जो ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है, गले में स्थित होती है। कहाँ पर होती है, गले के अंदर ये पैराथायरॉइड ग्रंथि है, ये पाई जाती है। अगर मैं बात करूं कि इसकी संख्या कितनी होती है, तो गले के अंदर ये 2 जोड़ी में पाई जाती है। कितनी संख्या होती है इनकी, 4 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है, 4 इनकी संख्या होती है, ठीक है। अब इसके बाद में सवाल उठता है कि इस ग्रंथि के द्वारा कौन से हार्मोन का सेक्रेशन किया जाता है, कौन से हार्मोन का इसके द्वारा सेक्रेशन होता है। तो नाम से पता चल रहा है पैराथायरॉइड, इसका मतलब इससे हार्मोन जो स्रावित होता है उस हार्मोन को क्या कहते हैं, पैराथार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं, पैराथार्मोन कहते हैं, ठीक है। कौन सा हार्मोन, पैराथार्मोन, ठीक है। अब पैराथार्मोन की अगर काम की बात करूं कि पैराथार्मोन हार्मोन का मेन काम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है। पैराथार्मोन का काम होता है मेनली कैल्शियम और फॉस्फोरस का नियंत्रण करना। किस चीज़ का, कैल्शियम व
फॉस्फोरस का जो नियंत्रण करने का जो काम होता है वो काम किसका होता है? मेनली काम होता है वो पैराथार्मोन का। किस हार्मोन का काम होता है? पैराथार्मोन हार्मोन का काम होता है। ठीक है, क्या काम करता है ये? कैल्शियम व फास्फोरस का नियंत्रण करता है। अब देखिएगा ये दोनों के दोनों जो काम है, कैल्शियम और फास्फोरस का नियंत्रण करना, ये दोनों के दोनों काम शरीर के अंदर एक चीज़ और भी करती है और उसे कहा जाता है विटामिन डी। क्या कहा जाता है? विटामिन डी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि विटामिन डी की तरह मानव शरीर के अंदर कौन सा हार्मोन काम करता है? तो मानव शरीर के अंदर विटामिन डी की तरह काम करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? पैराथार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? पैराथार्मोन होता है। ठीक है, कैल्शियम व फास्फोरस का नियंत्रण करता है। कहने का मतलब ये कैल्शियम और फास्फोरस इस चीज़ से मेनली जो मानव शरीर के अंदर बनी होती हैं वो मांसपेशियां व हड्डियां बनी होती हैं। कौन सी चीज़ बनी होती हैं? मांसपेशियों व हड्डियों का जो निर्माण होता है वो किस चीज़ की बदौलत होता है? इन कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से ही होता है। ठीक है, अगर बाई चांस हम मान लेते हैं कि मानव शरीर के अंदर इस हार्मोन की क्या आ जाती है? पैराथार्मोन की कमी आ जाती है। क्या हो जाती है? कमी। अब कमी हो जाएगी तो मांसपेशियों और हड्डियों में क्या पड़ जाएगी? ऐंठन। 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 ऐंठन का मतलब होता है जकड़न पैदा हो जाती है। क्या पैदा हो जाती है? जकड़न या टेंशन क्रिएट हो जाती है हड्डियों मांसपेशियों के अंदर। ठीक है, तो जो ये ऐंठन क्रिएट होती है पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से, इस रोग को कहा जाता है टिटेनी। कौन सा रोग कहा जाता है? टिटेनी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या कहा जाता है इसे? टिटेनी कहा जाता है। कौन सा रोग कहा जाता है? टिटेनी। सीधा सवाल उठता है कि टिटेनी रोग कौन से ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन की कमी से होता है? तो कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित? पैराथायरॉयड हार्मोन की ग्रंथि होती है उसके द्वारा स्रावित जो पैराथार्मोन होता है उसकी कमी से जो कमी से जो रोग होता है वो रोग कौन सा होता है? टिटेनी रोग होता है। ठीक है, दोबारा फिर से देखिए, गले में स्थित होती है, संख्या 4 होती है, हार्मोन कौन सा? पैराथार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, अब इसके द्वारा कैल्शियम व फास्फोरस का क्या किया जाता है? नियंत्रण किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कितनी मात्रा में हड्डियों के अंदर और मांसपेशियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, दांतों के अंदर भी कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। तो ये जो दो चीज़ें होती है, ये दो काम एक मेनली और चीज़ भी करती है और वो होता है विटामिन डी। कौन सा होता है? विटामिन डी होता है। अब पूछ लिया जाता है कि कौन सा हार्मोन विटामिन डी की तरह काम करता है? तो वो पैराथार्मोन करता है। ठीक है, अगर इसकी बाई चांस कमी हो जाती है तो उस कमी से हड्डियों के अंदर क्या पड़ जाती है? ऐंठन मांसपेशियों में, और उस रोग को क्या कहा जाता है? टिटेनी कहा जाता है। कौन सा रोग कहा जाता है? टिटेनी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी 5वीं ग्रंथि। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इससे आगे का नेक्स्ट हम फिर से कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।